अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे बेटे, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। अब चूंकि स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन है तो इसी के साथ हम इसकी कंडीशंस को भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब उनके ऊपर हीट चेंज को मालूम करते हैं तो मेरे बेटे वो स्टैंडर्ड होती हैं, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड नहीं होती। अब किसी भी चीज की जब आपने हीट एनर्जी को निकालना होता है तो वो कंडीशन के हिसाब से तब्दील होती रहती है। क्लियर है? तो यानी कि अगर आप एक रिएक्शन इस 1 एटमॉस्फेरिक पे करा रहे हैं तो हीट एनर्जी कोई और रिलीज होगी। अगर उसको 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करवा रहे हैं तो एनर्जी की मिकदार कुछ और होगी। तो साइंटिस्ट ने कहा कि यार इस रफड़ को ही खत्म कर दो, इस रोले को ही खत्म कर दो, कोई एक कंडीशन सिलेक्ट कर लो, हम रिएक्शन उस पर करवाया करेंगे और उसको क्या कहेंगे मेरे बेटे, स्टैंडर्ड स्टेट कह दिया करेंगे। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसके लिए एक खास प्रेशर को फिक्स कर लिया और वो प्रेशर जो इजीली अवेलेबल है, जिसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और वह प्रेशर कितना है मेरे बेटे, जो आपका ये सी लेवल के ऊपर जितना भी प्रेशर है और वो कितना है 1 atm। अब उसके लिए टेम्परेचर भी डिसाइड किया और टेम्परेचर कितना डिसाइड किया, वो 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर जिसको कहते हैं वो उन्हें फिक्स कर लिया। अब उन्होंने कहा कि बहुत सारे सॉल्यूशन में आपने रिएक्शन करवाने हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो पानी के अंदर रिएक्ट करवा रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन फिक्स की कि उसका 1 मोलर लिया करेंगे, 1 मोल जो है वो आप उसका लिया करेंगे और 1 मोलर के ऊपर रिएक्शन अगर करवाएंगे तो वो उस लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाएगी। अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, मगर उन्होंने कहा वो वाले कंपाउंड को लेना है जिसमें उनकी ज्यादातर स्टेबल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इन पॉइंट्स को मैंने ये ग्रीन में लिख दिया, पहले ब्लू को पढ़ते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद द कंडीशन कि हीट कितनी जज़ब होगी, कितनी खारिज होगी, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो वी कैलकुलेट एट अ सम स्पेसिफिकली डिसाइड कंडीशन कि आप इस हीट को खास किस्म की कंडीशन के ऊपर जो है वो मेजर किया करेंगे, और वो कौन कौन सी हैं। स्टैंडर्ड स्टेट फॉर अ गैस इज 1 atm। अगर गैस के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप लिक्विड या एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस वक्त आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर उस वक्त नोट करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री या 298 केल्विन के अंदर आपने टेम्परेचर लेना है। इससे ज्यादा करेंगे तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हुआ करेगी। जैसे हमने नस्ट इक्वेशन का पढ़ा था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो तो फिर आप नस्ट इक्वेशन वगैरह को लगाते हैं, याद आई बातें? तो ये वही सेम चीजें हैं। For an element or the compound, standard condition is in which the oxidation state is more stable। अगर आप किसी एलिमेंट की स्टैंडर्ड कंडीशन को कहते हैं या स्टैंडर्ड स्टेट को लेते हैं तो उस वक्त एलिमेंट या कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होना चाहिए, लेस स्टेबल में नहीं होना चाहिए। ये तो थी मेरे बेटे कंडीशन, जो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अपने पास लिख ले। अब हम चलते हैं इनकी 1 बाय 1 जितनी भी टाइप्स हैं उसके ऊपर चलते हैं। पहली है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट भी तो करना है। स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री के साथ, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं एच के साथ। अब चूंकि ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है तो चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के साथ। रिएक्शन के लिए लफ्ज साथ छोटा आर लगा दिया। क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है
कि कोई भी ऐसी हीट चेंज या एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो जब खास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करें इस तरह से कि मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएं प्रोडक्ट्स के अंदर, मुकम्मल तौर पर थोड़ा सा भी ना बचे, उस वक्त जो एनर्जी चेंज आएगी या एब्जॉर्ब हो सकती है या रिलीज हो सकती है, उसको आप कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन है एंथैल्पी चेंज व्हेन द सर्टेन मोल ऑफ अ रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं बनाना चाहता हूं 1 मोल ऑफ वाटर, जरूरी नहीं है कि 1 मोल ही बनाऊं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी मर्जी से लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है 25 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटम पर यह गैस में होती है हाइड्रोजन, तो मैंने ले लिया उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपके इर्द गिर्द ऑक्सीजन मौजूद है। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। तो मैंने ले लिया ऑक्सीजन का भी जो है वो गैस ले लिया। अब देखें, मैंने ऑक्सीजन को भी लिया गैस, लेकिन ऑक्सीजन का 1 मोल नहीं लिया, ये भी है 1 मोल। तो मैं इसका लेना चाहता हूं हाफ मोल, तो मैंने लगाया 1/2, 2 से कैंसिल हुआ तो ऑक्सीजन कितना बच गया? 1। तो इन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया कि मुकम्मल एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए और वो जो कंपाउंड बना उसका फार्मूला H2O। और आपको पता है कि आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में है और जो मेरे बेटे 25 डिग्री पर है वो भी लिक्विड स्टेट में है। तो आपने इसकी स्टेट साथ लगा दी स्मॉल l। अब देखें क्या किया आपने, 1 मोल हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करवाया, मुकम्मल तौर पर किसके साथ? आधे मोल के साथ ऑक्सीजन के साथ। अब इसी तरह से मेरे बेटे आपने अगर हाइड्रोजन एक की जगह 2 मोल ले लिए, उसको मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करवाया किसके साथ? 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इक्वेशन हमारी बैलेंस हो। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर बनेगा। अब 1 मोल, पहले आधा मोल ऑक्सीजन लिया था, मुकम्मल रिएक्ट करवाया तो 1 मोल पानी बना। अब हमने ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट करवाया कितने मोल हाइड्रोजन के साथ? 2 मोल हाइड्रोजन के साथ। तो उस वक्त मेरे बेटे वाटर का मॉलिक्यूल 2 मोल बने। पहले अगर 1 मोल बना तो एनर्जी 285.8 किलो जूल पर मोल, और अब जब 2 बनेंगे तो 571.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। नेगेटिव साइन का मतलब है एनर्जी जो है वो आप रिलीज कर रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब है कि वो रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। यहां तक बातें क्लियर होगी? नेक्स्ट मेरे बेटे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि कोई चीज स्टैंडर्ड कंडीशन पर रिएक्ट करेगी और कोई चीज फॉर्मेशन का मतलब है बनेगी। अब कितनी बनेगी ये फिक्स है, रिएक्टेंट अब कितने लेने हैं उससे कंसर्न नहीं है। ऊपर वाले में क्या था कि रिएक्टेंट लेने हैं, उनको रिएक्ट करवाना है मुकम्मल तौर पर, प्रोडक्ट कितने बनते हैं उससे हमें लेना देना नहीं है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट फिक्स हो गई है, प्रोडक्ट का 1 मोल बनना लाजिम है, रिएक्टेंट कितने इस्तेमाल होते हैं उससे लेना देना नहीं है। ये बातें अपने पास जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाइएगा मेरे बेटे। The amount of heat release or absorbed when the 1 mole of the substance is formed, कि 1 मोल सब्सटेंस का बनना जरूरी है, रिएक्टेंट कितने इस्तेमाल हो रहे हैं इससे लेना देना नहीं है। 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट एट स्टैंडर्ड कंडीशन, कि वो अपने एलिमेंट से मिलकर बने। कितने एलिमेंट? कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट 1 मोल बननी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं, SO3 का 1 मोल बनाना चाहता हूं, SO3 का 1 मोल बनाना चाहता हूं। S कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो मैंने क्या किया मेरे बेटे, S का 1 मोल ले लिया और 3/2 लिख लिया, 3/2। 2 से 2 क्या हुआ आपके पास? कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो पीछे ऑक्सीजन कितने बचे? 3। यानी कि मुझे SO3 1 मोल बनाना है।
ऑक्सीजन 1 मोल लगे, 2 मोल लगे, 3 मोल लगे, मुझे इससे लेना देना नहीं है, ये जितना मर्जी लगे। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने 3/2 लगा लिया। तो सल्फर की जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, येलो कलर का पाउडर होता है सल्फर, तो मेरे बेटे वो सॉलिड है, मैंने एस के साथ छोटा एस सॉलिड के लिए लिखा। ऑक्सीजन आप सबको पता है कि वो गैसियस फॉर्म में है, तो SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड आपने पढ़ रखा है कि ये गैसियस फॉर्म में होता है, तो साथ मैंने लगाया जी। एनर्जी कितनी लिखी मेरे बेटे, -395.7 किलो जूल पर मोल। इन सब एंथैल्पीज का यूनिट जो है वो किलो जूल ही है, सबका यूनिट क्या है, किलो जूल ही है। अब देखें हाइड्रोजन परऑक्साइड, रंग साफ करने के लिए, जख्मों से पीप निकालने के लिए, पिंपल से पीप निकालने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। मेरा हरगिज मतलब नहीं है कि आप इसको यूज करना शुरू करें, इसके लिए मेरे बेटे खास तरीके होते हैं यूज करने के भी, वरना ये स्किन को बर्न कर देगी। H2 प्लस O2 दोनों जो है वो फार्मूला हाइड्रोजन परऑक्साइड का, 1 मोल बना। अब देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो मैंने H2 ले लिया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, मैंने O2 ले लिया। यानी कि अगर 1 मोल आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना है, अब ऑक्सीजन का 3/2 मोल नहीं लग रहा, बल्कि 1 मोल लग रहा है, हाइड्रोजन का भी 1 मोल लग रहा है। मुझे किससे कंसर्न है, 1 मोल मेरी प्रोडक्ट फॉर्म हो, बने। फॉर्मेशन का मतलब है बनना, तो ये बन रही है। अब रिएक्टेंट कितने इस्तेमाल होते हैं मुझे इससे लेना देना नहीं है, और एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, 187.8 किलो जूल पर मोल। नाउ थर्ड टाइप है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, कंबस्टन का मतलब है जलाना। अब इसमें भी क्या होता है कि 1 मोल चीज लेनी है कोई भी, उसको जला दो इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि बेटे जलने के लिए चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए। तो जब भी आप किसी भी चीज का 1 मोल लेंगे और 1 मोल लेकर आप उसको जलाएं, इतनी ऑक्सीजन के अंदर, इतनी ऑक्सीजन के अंदर कि वो कंपाउंड का 1 मोल या उस एलिमेंट का 1 मोल मुकम्मल तौर पर जल जाए, मुकम्मल तौर पर जल जाए, उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। और कब होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। कब होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। डेफिनेशन पढ़े, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, एनर्जी की वो मिकदार जो निकलेगी, खारिज होगी, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जब 1 मोल कंप्लीटली कंबस्टेड, कंबस्टेड का मतलब जलना या बर्नट भी लिख सकते हैं, इन एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड, इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब है कि ऊपर छोटा सा जो है वो डिग्री वाला साइन डेल्टा H एंथैल्पी चेंज, और C का मतलब क्या हुआ, कंबस्टन। तो इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H ऊपर डिग्री साथ छोटा सा C, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर कोयला जिसको कोल कहते हैं, वो कार्बन नहीं होता। अब उसका 1 मोल ले ले, 1 मोल से मुराद है कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो कोयले का 12 ग्राम ले ले, लेकिन प्योर फॉर्म में 100% प्योर होगा, तब वो बनेगा 1 मोल। अदरवाइज फिर इसमें इंप्योरिटी भी होती है कोयले में, आपको पता होना चाहिए। 1 मोल मैंने कार्बन ले लिया, कोल ले लिया, उसको मैंने जलाना है, वो तब्दील होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। आपको पता है जलने के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर पैदा होते हैं। अब ये चूंकि सिर्फ कार्बन था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होने के लिए इसको कितना मेरे बेटे ऑक्सीजन चाहिए, एक्सेस में। और एक्सेस जब आपने देखा, फार्मूला लगा के इक्वेशन बैलेंस की, तो इसका एक्सेस 1 मोल ही बनता है। यानी कि कार्बन विल रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी कितनी निकलेगी, 393 किलो जूल पर मोल। अब ये तो सिंपल कार्बन था तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। आपके घरों में गैस आ रही है, मीथेन गैस जिसे कहते हैं, वो 80 to 85% उसमें मीथेन होता है। मीथेन का फार्मूला CH4, वेरी गुड। CH4 जो है, जब उसको रिएक्ट करवाएंगे, इसको कंप्लीटली जलाना है। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन से H2O वाटर के वेपर बन जाएंगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इस कार्बन की सॉलिड, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, गैस। आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गैस में होती है।
जला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। अब हाइड्रोजन इसके 4 हैं, बराबर करने के लिए वाटर के पीछे 2 लगा दें, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इस ऑक्सीजन से पीछे भी 2 लगा दे और एनर्जी निकलेगी 890 किलो जूल पर मोल। 90 का माइनस का मतलब है निकल रही है। क्लियर? यानी कि सादा अल्फाज में स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ये है, कोई भी चीज का 1 मोल ले ले। मेरे पास ये मार्कर है ना, अब मार्कर अगर मैं कोई ये प्योर है प्लास्टिक, तो इसका 1 मोल जो है वो लेकर जलाऊं, जितनी एनर्जी निकलेगी वो क्या होगी आपके पास, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। क्लियर होगी? नेक्स्ट चलते हैं मेरे बेटे, हमारे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाम से देखें, एटमाइजेशन, एटम को बनाना। क्या करना? एटम को बनाना। तो आप ना इसको कहेंगे कि कभी भी वो एनर्जी की मिकदार जो आप देंगे, कंबस्टन में हमेशा एनर्जी निकलती है और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में एनर्जी दी जाती है। वो एनर्जी की मिकदार जो देनी पड़ेगी कब? जब 1 मोल ऑफ एटम बनाने पड़ेंगे फ्रॉम अ कंपाउंड। फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड से उसको तोड़ेंगे इस तरह से कि 1 मोल ऑफ एटम बने, और वो जो 1 मोल ऑफ एटम बनते हैं वो जिस चीज से बने वो गैसियस स्टेट में हो, वो गैस की हालत में हो। मिसाल के तौर पर मैंने H के एटम बनाने हैं। अब मुझे पता है कि H के एटम मैं इजीली H2 गैस से बना सकता हूं। तो मेरे बेटे मैंने क्या किया, H2 गैस ली, उसको मैंने तोड़ा। तोड़ने से इसके बनने चाहिए, यहां पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं कि H2 गैस जो है अगर ये मुकम्मल टूटे ना तो यह बनाएगी 2 मोल ऑफ H। मुकम्मल टूट के क्या बनाएगी? 2 मोल ऑफ H। H2 टूटेगा तो H बनाएगा, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पीछे लगाना पड़ेगा 2। तो अब ये बना 2 मोल ऑफ H, लेकिन ये उस वक्त एटमाइजेशन नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि H के जो मोल हैं या एटम के जो मोल हैं वो 1 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए मैंने अपनी तरफ से 1/2 किया ताकि ये इसको कैंसिल कर दे। तो आपके पास बनेगा कि जी 1 मोल जो है वो हाइड्रोजन बन गया, लेकिन कितने मोल से मेरे बेटे? आपके पास ½ मोल ऑफ हाइड्रोजन से। डेफिनेशन पढ़े, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी की वो मिकदार जो क्या होगी मेरे बेटे आपके पास एब्जॉर्ब होगी व्हेन 1 मोल ऑफ एटम फॉर्म, जब 1 मोल ऑफ एटम बनेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब H2 जो है वो अपने उससे बन रहा है, तो मेरे बेटे वो उसके लिए एनर्जी कितनी देगी? 218। और Cl2 अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म गैस से बन रहा है और वो कितना बनाएगा? Cl का आपके पास 1 मोल ऑफ एटम बनाएगा। और ये तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए, इसका मतलब है ये आपस में कट जाएंगे। तो इस वक्त जो है वो इतनी एनर्जी की मिकदार रिलीज होगी। अभी मैं मेरे बेटे साइड पर हो रहा हूं, आप इनकी डेफिनेशंस को प्लीज नोट करें, नोट्स बनाएं। बुक के अंदर थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है, फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। अब मेरे बेटे जो है वो नेक्स्ट इसकी टाइप्स का आगाज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपने पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं जब भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हो और सिर्फ 2 चीजें बने, साल्ट और वाटर, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड का अगर बेस के साथ रिएक्शन हो, साल्ट और वाटर और तीसरी कोई और चीज बनेगी, तो वो एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन के लिए 2 चीजों का बनना जरूरी है। तो आप ये पढ़ लें, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी कि जब भी कभी कभार कोई एक एसिड दूसरी बेस के साथ रिएक्ट किया करेगा तो उसके नतीजे में ये एनर्जी चेंज होगी। क्यों होती है? एसिड क्या देता है बेटे? H पॉजिटिव। बेस क्या देती है? OH नेगेटिव। जब 1 मोल H पॉजिटिव 1 मोल OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करे और बदले के अंदर मेरे बेटे आपके पास 1 मोल वाटर प्रोड्यूस हो, और इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी
उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। रिप्रेजेंट डेल्टा एच नॉट और स्मॉल एन लगा देते हैं और एन का मतलब न्यूट्रलाइजेशन है। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व व्हेन द 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड react with 1 mole of OH negative ion from base is called enthalpy of neutralization। मैंने ना एक ले लिया मेरे बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया आपके सामने, और दूसरा मैंने क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो मुकम्मल तौर पर आयनाइज होता है, H पॉजिटिव देता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? वो जो मुकम्मल तौर पर आयनाइज होके OH देती है। ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर जो आपके पास H पॉजिटिव है ये 1 मोल है, इसने रिएक्ट किया 1 मोल OH के साथ, ये आपके पास है HOH और 1 मोल क्या बना? वाटर। और एनर्जी कितनी रिलीज की? -57.4। और साथ क्या बना? N। अब चूंकि ये रिएक्शन किसमें हो रहा है? ये भी पानी में आयनाइज हुआ है, ये भी क्या होगा? पानी में आयनाइज होगा। तो बदले में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये तो जुड़ जाने चाहिए, नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि बेटे पानी में मौजूद है, तो पानी में ये आयंस की शक्ल में ऐसे ही तैरते फिरेंगे और एनर्जी रिलीज हो गई। अगर आप गौर करें ना, इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से पानी बना है, तो आप इसको मेयरली सम हो ये भी कह सकते हैं कि ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। और यहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी जो पेपर में बहुत बार आ चुका है वो क्या है कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू हमेशा 57 आती है, इस दफा भी आने के चांसेस हैं, तो इसको अपने जहन में रख लें। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है ना ये काबिल गौर है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है कोई भी चीज 1 मोल ले, उसको इतने पानी में डिसॉल्व करें, इतने पानी में डिसॉल्व करें, इतने पानी में डिसॉल्व करें कि अब मजीद पानी डालें तो हीट चेंज ना हो, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। दोबारा सुन लें, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल कोई भी चीज लें, उसको इतने पानी में डालें या इतना ज्यादा पानी ले लें या इतना बेशक थोड़ा ले लें पानी या इतना ज्यादा ले लें, आपकी मर्जी है, सिर्फ इतने पानी में डिसॉल्व करनी है या इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है कि अगर मजीद उसमें वो सॉल्वेंट डाला जाए तो हीट ना चेंज हो, हीट चेंज ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और मेरे बेटे चूंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे करेंगे तो इसके ऊपर डेल्टा एच नॉट SOL है। SOL का मतलब क्या है? सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ हीट इज ऑब्जर्व रिलीज, या एनर्जी जज़ब होगी या खारिज होगी। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व, जब 1 मोल किसी चीज को जो है वो हल किया जाएगा इन सो मच अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, इतनी ज्यादा पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, दैट फर्दर डाइल्यूशन, क्या अब उसमें मजीद पानी डाला जाए, डाइल्यूशन का मतलब है पानी को ऐड किया जाए, हैज नो इफेक्ट ऑन द हीट चेंज, क्या अब उसके अंदर मजीद हीट को पैदा या चेंज नहीं करेगा। और इसकी एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड जो है पानी में डिसॉल्व होता है, NH4 पॉजिटिव Cl में टूटता है और प्लस 16 किलो जूल एनर्जी को रिलीज करता है। इसी तरह से आपके पास है सोडियम कार्बोनेट, तो उस ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, इसके साथ पॉजिटिव इसके साथ नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब एब्जॉर्ब करना, नेगेटिव का मतलब रिलीज करना। इसी तरह से अगर आप कोई एसिड ले लेते हैं, उसको पानी के अंदर HCl को डालें तो -75 किलो जूल देता है। अब इतने पानी में कितना पानी डालना है वो आपकी मर्जी है, इतना डालें कि बेटे अब फर्दर पानी डालने से हीट चेंज का पता ना लगे, महसूस ना हो। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है?
एक मोल गैसियस एटम ले लो, उसमें इलेक्ट्रॉन डालो, इतने इलेक्ट्रॉन डालो कि एक मोल, और इस तरह से डालो कि हर एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाए, एनर्जी रिलीज करेगा, वो एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। लेकिन फर्स्ट सेकंड जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। तो आपने कहा इट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट विच रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयन इज फॉर्म, जब एक मोल आयन बने, कब, फ्रॉम बाय गेनिंग ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक एक इलेक्ट्रॉन हासिल करें, फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस एटम, एक मोल गैसियस एटम का लेकर। और मेरे बेटे जब मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाया है उसमें मैं डिटेल के अंदर ये चीजें डिस्कस भी की है। Cl है, क्लोरीन है, एक मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, एक मोल क्लोरीन है, यानी कि 6.02 10⁻23 पार्टिकल क्लोरीन के एटम, उन्होंने 6.02 10⁻23 मोल क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाया 6.02 10⁻23 जो है वो Cl नेगेटिव के आयन बनाए, और एनर्जी कितनी रिलीज की, -349। और फ्लोरीन ने भी सेम ऐसा ही किया, एक मोल फ्लोरीन एटम ने एक मोल इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिए कि हर फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन गया, और एनर्जी रिलीज की कितनी, -327 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ लैटिस। एंथैल्पी ऑफ लैटिस क्या होता है, आपको पता है आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, यूनिट सेल होता है, फिर वो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, वो लैटिस की फॉर्म में रहते हैं। सिमिलरली अगर एंथैल्पी ऑफ लैटिस क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, amount of energy is released when 1 mole of ionic compound is formed from constitute gas atom। एक मोल उसका लेटेस्ट बनाने के लिए, जैसे आपके पास जो आयनिक कंपाउंड है ना NaCl, आपने छोटे होते हुए इस तरह के मजे लूटे होंगे ये वाले, और इसके अंदर आप ये कहते हैं कि जी ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है ना, इसके नतीजे से कि खास एटम के पीछे खास एटम आएगा, तो उसके नतीजे के अंदर वो जो लेटेस्ट बनता है, आयनिक कंपाउंड लेटेस्ट बनाता है, वो लेटेस्ट बनाने के लिए जितने उसके एटम चाहिए उसकी एनर्जी जो निकलेगी उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। या इसका उल्ट कर ले कि आयनिक कंपाउंड का लैटिस तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ लैटिस, और रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा H नॉट और LATTICE लिख दो, या C तक लिख दें या I तक लिख दें, समझ आ जाती है। एक मोल ऑफ सोडियम मिले एक मोल ऑफ Cl के साथ, एक मोल बनाए उसने NaCl, और एनर्जी 787 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। तो मेरे बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। मैं साइड पर हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मजीद लेक्चर्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।